नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार भारतीय, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। जो कुछ कॉन्सेप्ट रखते हैं उनसे हमने शुरुआत की थी। इसी क्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 1, जिसमें टर्म्स यूज किया गया राज्यों का संघ, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत में राज्यों का संघ शब्द क्यों काम में लिया गया है, क्या इसके पीछे कारण था और कैसे ये अभिव्यक्त होती है अवधारणा, इस पे हम चर्चा करते हैं। हमारे संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, जिसका टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यहीं से ये बात स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 1 हमें दो चीज बताते हैं। एक तो संघ का नाम क्या होगा और दूसरी बात उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। संघ का नाम क्या रहेगा और उसका राज्य क्षेत्र अर्थात कौन कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल रहेगा। पहली बात, संघ का नाम। संघ के नाम के लिए लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, अर्थात यहां पे दोनों शब्द काम में लिए गए हैं। संघ का नाम होगा भारत एवं इंडिया, इंग्लिश टर्म भी यूज किया गया और हिंदी भी। यह होगा राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने राज्यों का संघ शब्द काम में लिया बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स काम में लिया बजाय फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के लिए। हमने ये यूनियन शब्द उठाया न कि फेडरेशन। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। इसे एकमात्र शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान सभा में एक एक शब्द पे व्यापक विचार विमर्श हुआ है और हमारे संविधान सभा के सदस्य जो थे वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने एक एक शब्द को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से विचारित किया। तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण रहा होगा कि उन्होंने फेडरेशन की जगह राज्यों का संघ जो शब्द है वो काम में लिया है, यूनियन शब्द उन्होंने काम में लिया है। सबसे पहले बात करते हैं, इससे जैसे हम चर्चा शुरू करते हैं, चर्चा में आती है संघात्मक व्यवस्था। अर्थात संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, यहीं से हम बात शुरू करते हैं। आगे व्यापक चर्चा इसके माध्यम से करेंगे। संघात्मक व्यवस्था जो होती है उसमें सीधे तौर पे कहें व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, अर्थात शासन दो प्रकार के होते हैं। एक एकात्मक शासन, जहां पे सभी शक्तियां जो है वो एक केंद्र में सीमित रहती है, जैसे ब्रिटेन के अंदर, और उस केंद्र के द्वारा, उस यूनियन के द्वारा राज्यों को विभिन्न शक्तियां विभाजित करके दी जाती है जिससे वो ठीक तरीके से काम कर सकें। संघात्मक शासन जो है वहां पे शक्तियां एक जगह केंद्रित न होकर संविधान द्वारा बांट दी जाती है। संघ को या केंद्र को कितनी शक्तियां मिलेगी, राज्यों को कितनी शक्तियां मिलेगी, किस प्रकार से वो कार्य करेंगे, वो सब संविधान द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसे शासन को संघात्मक शासन सरल शब्दों में कहा जा सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था के 4 लक्षण जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कहीं संघात्मक शासन व्यवस्था कार्य कर रही है या फिर अन्य, कौन कौन से हैं। पहला संघात्मक शासन का आधारभूत लक्षण है लिखित संविधान। अर्थात संविधान जो है वो लिखित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान लिखित होने की वजह से उसमें मनमर्जी से केंद्र या राज्य, संघ या इकाइयां परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान लिखे जाने के दौरान उसकी शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व सब निर्धारित कर दिए गए हैं। दूसरा यहां पे शक्तियों का विभाजन रहता है। केंद्र की या संघ की शक्तियां कितनी होगी और राज्यों की शक्तियां कितनी होगी, यह स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया जाता है संविधान के द्वारा। तीसरा, संघ व राज्यों में पृथक सरकारें होती हैं। पृथक सरकार से आशय राजनीतिक सरकार नहीं है,
पृथक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। संघ की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, अपनी सरकार होती है, और राज्यों के अंदर कार्य करने के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था सरकार होती है। चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये चार लक्षण हैं जो मूलभूत दृष्टि से अभिव्यक्त होते हैं किसी भी संघात्मक व्यवस्था में। लिखित संविधान होता है, संविधान द्वारा लिख दिया जाता है, संविधान में लिखा रहता है कि किसकी शक्तियां कितनी होगी, कौन किस प्रकार से कार्य करेगा। संघ और इकाइयों के लिए शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। लिखित संविधान होने के कारण इस शक्ति विभाजन को मनमर्जी से राज्य या संघ परिवर्तित नहीं कर सकता। संघ व राज्यों में पृथक सरकारें होती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, जितना कि उसका क्षेत्र विभाजित करके दिया गया है। केंद्र सरकार संघ की सरकार के विषय अपने विभाजित रहते हैं, वो अपने कार्य करती है। अगर इनके बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, या ये हो कि संविधान में जो लिखा गया है उसका अर्थ क्या है, ऐसी यदि स्थिति पैदा होती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो निर्धारित करती है इनके बीच में जो किसी भी विवाद हो उसमें न्याय कर सके, न वो केंद्र का पक्ष लेगी और न राज्यों का पक्ष लेगी। इन चारों के आधार पे किसी भी व्यवस्था को कहा जा सकता है कि वहां पे संघात्मक व्यवस्था कार्यरत है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था तो बहुत से देशों में है। भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक व्यवस्था है, कनाडा में भी संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका संघात्मक व्यवस्था को धारित करता है। लेकिन इन सभी में संघात्मक व्यवस्था के स्वरूप या प्रकृति में बहुत परिवर्तन या अंतर पाया जाता है। लिखित संविधान तो हो सकता है, लेकिन संविधान में परिवर्तन, संशोधन करने की प्रक्रिया अलग अलग होगी। शक्ति विभाजन हो सकता है, लेकिन किसी देश में ऐसा हो सकता है कि शक्तियां केंद्र के पास में ज्यादा हो, किसी के पास में हो सकता है राज्यों के पास में ज्यादा हो। है तो संघात्मक व्यवस्था ही, लेकिन शक्ति विभाजन अलग अलग देशों में अलग अलग पाया जाता है। संघ व राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, निश्चित रूप से सरकार है, लेकिन कौन किस मामले में कितना हस्तक्षेप कर सकता है ये भी है। न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकता है, न्यायपालिका स्वतंत्र हो, लेकिन न्यायपालिका की नियुक्ति और उसका व्यवहार में कार्य करने का तरीका कैसे है, इन सब के आधार पे संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति निश्चित होती है। संघात्मक व्यवस्था तो एक व्यापक अवधारणा है। संघात्मक शासन तो है, भारत में भी है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है, क्या वो अमेरिका जैसी है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया जैसी है, क्या वो कनाडा जैसी है। तो इस आधार पे हम इस व्यवस्था को, संघात्मक शासन को तो अपनाना चाहते थे। हमारे सामने ये तो निश्चित था कि हम संघात्मक व्यवस्था को अपनाएंगे, लेकिन कैसी संघात्मक व्यवस्था हम अपनाएं। हमारे सामने सबसे बड़ा विकल्प, और जिससे आज भी तुलना की जाती है कि भारत ने ये टर्म क्यों नहीं यूज किया, वो था अमेरिका। अमेरिका में जो टर्म यूज किया गया वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, या यूं कहें कि संघात्मक व्यवस्था में एक जो प्रकार आता है वो आता है राज्यों के परिसंघ का या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या रहता है, जैसे या अमेरिका में क्या है कि पहली चीज तो वहां पे हुआ है समझौता, किन के मध्य, राज्यों के मध्य, अर्थात राज्यों द्वारा समझौता कर संघ का निर्माण किया गया। अर्थात राज्यों ने आपस में समझौता किया और उसके बाद में संघ का निर्माण वहां पे किया गया है। 13 कॉलोनियां थी वहां पे, 13 उपनिवेश थे ब्रिटेन के। उन उपनिवेशों ने इकट्ठे होके एक समझौता किया आपस में, राज्यों के द्वारा आपस में समझौता किया गया और उसके बाद में संघ का वहां पे निर्माण किया गया। दूसरी, वहां का जो शक्ति विभाजन है उसमें अवशेष और गणना का सिद्धांत लागू है। वहां जो शक्ति विभाजन है उसमें अवशेष व गणना का सिद्धांत लागू है। इसमें क्या है कि केंद्र की शक्तियां जो है वो निश्चित कर दी गई है कि केंद्र को या संघ को ये शक्तियां मिलेगी, और बाकी जो शक्तियां बच गई वो सभी राज्यों के पास में होगी। सार रूप में कहें तो शक्ति विभाजन में पलड़ा जो है वो राज्यों का अधिक भारी है, क्योंकि राज्यों ने स्वयं ने समझौता किया था। नागरिकता, तो केंद्र और राज्यों की पृथक पृथक नागरिकता है। केंद्र व राज्य
कि पृथक पृथक नागरिकता है। एक व्यक्ति अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नागरिकता अलग धारित करता है और किसी राज्य की नागरिकता अलग धारित करता है। इसके अलावा संविधान भी पृथक पृथक है, अर्थात राज्यों के संविधान अलग हैं और यूएसए का संविधान अलग से है। प्रत्येक राज्य के अंदर अपना संविधान कार्य करता है। इसके अलावा कठोरता या अपरिवर्तनशीलता, इससे आशय है कि ये संविधान लिखित जरूर है और ये जो व्यवस्थाएं की गई है वो कठोरता धारण करती है, उसमें मन मर्जी से बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे यदि किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करना है और मामला राज्यों से संबंधित है तो उसे बदलने के लिए राज्यों की सहमति लेना भी अनिवार्य रहता है। तो वहाँ पे कठोरता पाई जाती है संघात्मक व्यवस्था में, अर्थात जो ढांचा संविधान ने निर्धारित कर दिया है उसे आप बदल नहीं सकते, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हो। तो हमारे सामने ये एक विकल्प था कि हम ऐसी व्यवस्था को अपनाएं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा को अपनाएं, लेकिन हमने नहीं अपनाया। उसका क्या कारण था और भारत ने किस प्रकार की अवधारणा अपनाई? भारत इसकी जगह जो शब्द काम में लेता है वो है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें क्या अंतर है? अमेरिका की अवधारणा से क्या अंतर पाया जाता है और फेडरेशन से क्या अंतर पाया जाता है? यदि हमसे पूछे कि भारत में राज्यों का संघ शब्द जो काम में लिया गया है, सीधे अर्थों में उसका अर्थ बताएं, तो ये दो शब्द लाइनें जो है वो स्पष्ट कर देती है कि भारत राज्यों का संघ क्यों है। क्या? भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। पहली बात कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का समझौता राज्यों द्वारा नहीं किया गया था या राज्यों के समझौते से संघ का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरा, तो फिर हुआ कैसे है? ये हुआ है संविधान सभा की स्पष्ट घोषणा से, अर्थात इसका निर्माण किया गया है संविधान सभा द्वारा एक घोषणा करके, और इस संविधान सभा ने अपनी शक्ति या प्राधिकार जो है वो राज्यों से प्राप्त नहीं करके किससे प्राप्त किया है? संप्रभु जनता से। संप्रभु जनता से आशय है कि वो जनता जो निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी, किसी के अधीन वो नहीं थी। पहली बात ये स्पष्ट हो गई कि यहाँ समझौता नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का। समझौता होने का मतलब है कि समझौते में शर्तें लागू रहती है। वहाँ पे जब राज्यों द्वारा, अमेरिका में राज्यों द्वारा समझौता किया गया तो उनकी शर्तें थी, और समझौता कभी भी भंग भी किया जा सकता है, क्योंकि समझौता या संधि कभी भी तोड़ी जा सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे संविधान सभा ने स्पष्ट घोषणा की कि भारत एक संघ होगा और उसे शक्ति या प्राधिकार, वो निर्णय ले, उसके लिए शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? संप्रभु जनता से, जो स्वयं किसी के अधीन नहीं है। अर्थात संविधान सभा की शक्ति का स्रोत जनता थी और उस संविधान सभा ने जनता के रूप में ही भारत को संघ घोषित किया है। यहाँ पे राज्यों का समझौता नहीं है। दूसरा, यदि राज्यों के समझौते का यह परिणाम नहीं है तो किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। अमेरिका के अंदर राज्यों ने समझौता किया है, उससे फेडरेशन का निर्माण हुआ है। वहाँ पे जो निर्णय थे वो भी राज्यों के थे और वो चाहे तो उससे अलग भी हो सकते हैं। हालांकि बाद में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद में फिर से सम्मेलन हुआ और उसमें काफ़ी सुधार किए गए। भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह एक अपने आप में इकाई है। ये दो बातें स्पष्ट कर देती हैं कि भारत के अंदर राज्यों के संघ की अवधारणा का अर्थ क्या है। पहला, समझौते का परिणाम नहीं, संविधान सभा जो जनता से संप्रभु शक्ति लेती है, और दूसरा, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, इसे विखंडित नहीं किया जा सकता। यह एक अखंड अवधारणा है। प्रकृति में संघात्मक है। इसका आशय है कि भारत जो है वो है तो संघात्मक ही। मैंने कहा कि संघात्मक व्यवस्था के सभी लक्षण जो है वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। जिन 4 लक्षणों की बात की, लिखित संविधान भी है, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, शक्तियों का विभाजन भी है, पृथक पृथक संघ और इकाइयों में सरकारें भी है। अर्थात इसकी प्रकृति जो है वो तो संघात्मक ही है। हमने व्यवस्था तो संघात्मक ही अपनाई है, लेकिन उसमें सुधार किए हैं। हमारे सामने जो विकल्प उपलब्ध थे, हम चाहते तो अमेरिका जैसी अवधारणा अपनाते, हम चाहते तो कनाडा जैसी अवधारणा अपनाते, लेकिन हमने अमेरिका की अवधारणा को जैसे का तैसा कॉपी नहीं किया। हमने संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति को, नेचर को तो उठाया है, लेकिन उसमें सुधार किए हैं व्यापक।
तो ये प्रकृति में संघात्मक है, अर्थात इसका जो मूल जो है, जो व्यवस्था है, वो संघात्मक ही है। और संघात्मक व्यवस्था के सभी लक्षण यहां पे विद्यमान है। व्यवस्था संघात्मक है, अर्थात संघात्मक व्यवस्था के सभी लक्षण विद्यमान हैं। और संविधान सभा के सदस्यों का भी यही मत था कि हम संघात्मक व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। संविधान सभा का उद्देश्य भी यही था कि हम संघात्मक व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। लेकिन संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति कैसी हो, कैसी संघात्मक व्यवस्था हम अपनाना चाहते हैं, वो हम अपने हिसाब से निर्धारित कर रहे थे। फिर यूनियन शब्द का क्या आशय है इसमें? यूनियन शब्द का आशय है कि ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, अर्थात ये क्या है, अखंड है। अखंडता शब्द वर्तमान में तो किसमें, प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है। किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो इसके टुकड़े कर दे, स्वयं पृथक हो जाए, नहीं। यह एक देश यानी कि एक राष्ट्र जैसी अवधारणा है। पूरी की पूरी भारत भूमि को एक माना जाता है। यहाँ पे एक ही शासन की बात करता है। यहाँ पे एक प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार जो है वो ही राज्यों के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करती है। इसी प्रकार की एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। इसके अलावा इमरजेंसी में एकात्मक शासन भी स्थापित किया जा सकता है, ऐसी संविधान ने व्यवस्था की गई है। और पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। ये सभी चीजें स्पष्ट करती हैं कि ये एक यूनियन है। यूनियन का आशय है जिसमें अखंडता की अवधारणा हो, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, जो एक समूह के रूप में कार्य करता हो। नेक्स्ट, क्यों अपनाया गया? हमारे सामने जो विकल्प उपलब्ध थे उनमें से हमने राज्यों के संघ टर्म्स को ही क्यों यूज किया, इसी अवधारणा को क्यों अपनाया, उसके पीछे क्या कारण थे? एक तो संघवाद की कठोरता या अपरिवर्तनशीलता एवं विधिवादिता से हम बचना चाहते थे। संघवाद की कठोरता से आशय है कि संघवाद की अवधारणा के अंदर बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार लिखित संविधान यदि लिख दिया जाता है तो उसके बाद में राज्य और केंद्र की शक्तियां विभाजित रहती है। और यदि ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है कि हमें किसी अलग प्रकार का निर्णय लेना हो, जैसे आपातकाल के अंदर भारत में यदि स्थितियां पैदा हो जाए, तो उसमें परिवर्तन नहीं किए जा सकते और परिवर्तन करना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि संघवादी जो अवधारणा है, जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा है, उसके अंदर यदि परिवर्तन करना है, अमेरिका के संविधान में यदि परिवर्तन करना है, तो राज्यों की अनुमति आवश्यक है। अपरिवर्तनशीलता उसमें पाई जाती है। और विधिवादिता का मतलब होता है कि एक बार कानून के अंदर जो लिख दिया जाता है वो लागू रहता है, उसके बाद में परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत। भारत के अंदर तत्कालीन समय से लेकर वर्तमान तक बहुसंस्कृतिवाद या बहुसंस्कारिता पाई जाती है। भारत के अंदर बहुत से सामाजिक समूह थे जिनके अलग अलग दृष्टिकोण थे, अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग विचार थे। दक्षिण भारत की अलग प्रकार की संस्कृति है, उत्तर भारत की अलग प्रकार की संस्कृति है। सभी समूह अलग अलग दृष्टि से रहते। तो भारत जो है वो पश्चिम की अवधारणा को नहीं अपना सकता। हमें यहाँ की अवधारणा के अनुसार संघवाद की व्यवस्था को तो अपनाना है, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण थी तात्कालिक स्थिति। तात्कालिक स्थिति से आशय है कि जैसे ही हमें सत्ता सौंपी गई थी, सत्ता सौंपने के बाद में 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत को शासित होना था, यहाँ पे संविधान का निर्माण किया जाना था। लेकिन भारत के विभाजन के बाद में परिस्थितियां अलग प्रकार की पैदा हो गई। भारत के विभाजन के बाद में जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें जरूरी था कि केंद्र को अधिक शक्तियां सौंपी जाए, क्योंकि अराजकता की स्थिति पैदा हो रही थी। ऐसी स्थिति में तात्कालिक स्थिति यही कहती थी कि केंद्र को सशक्त बनाया जाए, जिससे भविष्य में या वर्तमान की जो स्थितियां हैं, जो अराजकता की स्थिति है, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो तात्कालिक स्थिति ने भी इसे बहुत व्यापक रूप से प्रभावित किया, जिससे भारत ने संघवाद की इस अवधारणा को अपनाया जिसमें लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित जो भविष्य के हैं, भविष्य में भारत किन राष्ट्रों के साथ में किस प्रकार के संबंध रखना चाहता है,
किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हित निर्धारित करना चाहता है, उसके लिए भी जरूरी था कि एक सशक्त केंद्र की स्थापना की जाए, केंद्र को अधिक शक्तियां सौंपी जाए, क्योंकि नवोदित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र के रूप में हम उभर के आए थे। हमें आवश्यकता थी कि हम, तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी कि उस समय विश्व युद्ध की स्थिति थी। विश्व युद्ध की स्थिति में भारत के लिए जरूरी था, भारत की एक नीति थी कि वह गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए, न इस स्थिति में जाए न उस पलड़े में जाए। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय हितों में निर्णय लेने के लिए एक केंद्र का होना आवश्यक था, इसलिए भारत ने मजबूत केंद्र वाली अवधारणा को अपनाया। तो वास्तव में फिर भारत को कौन सी स्थिति में रखा जाए? संघात्मक व्यवस्था तो हमने अपनाई है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है? यहाँ पे संघात्मक एवं एकात्मक का समन्वय पाया जाता है, अर्थात यहाँ पे कुछ लक्षण जो है वो संघात्मक व्यवस्था के भी लिए गए हैं और कुछ एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण हमने लिए हैं। इन्हीं समन्वय के कारण हमने इस शब्द का प्रयोग किया है, राज्यों का संघ। यहाँ पे यूनियन से आशय ही यही है कि हम कुछ लक्षण जो है वो धारित करते हैं, किसके? एकात्मक व्यवस्था के। तो वास्तविक स्थिति क्या है फिर भारत की? भारत की वास्तविक स्थिति जो फेडरेशन और यूनिटरी के बीच की स्थिति को हम धारित करते हैं, जिसमें हमें जैसी परिस्थितियां थी, वैसी जैसी हमारी परिस्थितियां थी, उसी प्रकार की हमने संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करके उस व्यवस्था को एडॉप्ट किया। हमने एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण लिए, केंद्र को शक्तियां अधिक सौंपी गई है, आपातकाल में एकात्मक शासन हो जाता है, केंद्र का राज्यों पे अधिक नियंत्रण रहता है, क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता थी। हमने संघात्मक व्यवस्था भी ली, राज्यों को स्वायत्त रखा गया। यहाँ तक संघात्मक व्यवस्था में हमारे यहाँ पे 3 सरकारें स्थापित की गई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद में पंचायती राज को भी स्थापित किया गया है, जो संघात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। इसके अलावा राज्यों के लिए शक्ति विभाजित की गई है, लिखित संविधान है, ये सब व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन हमने ये जो परिस्थितियां थी, इनको देखते हुए कुछ लक्षण एकात्मकता के भी अपनाए। इसलिए कई विद्वानों द्वारा भारत को अर्धसंघीय कहा गया, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण संघात्मक व्यवस्था के हैं और कुछ लक्षण एकात्मक व्यवस्था के भी हैं। भारतीय जो व्यवस्था है संघात्मकता की, वो जड़ या यांत्रिक न होकर गतिशील एवं प्रासंगिक अवधारणा है या प्रासंगिक स्वरूप धारण करती है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है आरएस के संबंध में, या पूछा जा सकता है कि भारत की जो संघवाद की अवधारणा है वो एक यांत्रिक या जड़ अवधारणा न होकर गतिशील एवं प्रासंगिक अवधारणा है, कैसे? यांत्रिक एवं जड़ होने का मतलब है कि यदि एक बार संघवाद को आपने अपना लिया तो परिस्थितियां जैसी भी रहे उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि लिखित संविधान है और संविधान में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं किया जा सकता राज्यों की अनुमति के बिना। अगर परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाए कि हमें यूनिटरी शासन की आवश्यकता हो, आपातकाल जैसी स्थिति में आवश्यकता हो, तो हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाया। हमने पहले से ये ध्यान में रखा कि यदि ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है तो हम गतिशीलता को धारण रखें, और प्रासंगिकता का मतलब है समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो हमने ऐसे स्वरूप को अपनाया, हमने ऐसी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। वो साधारण स्थिति में, शांति की स्थिति में संघात्मक स्वरूप में रहेगी, और यदि आपात स्थिति पैदा होती है, राज्य के अंदर संवैधानिक व्यवस्था गड़बड़ाती है, तो वह गतिशील रूप में परिवर्तित हो जाएगी किसमें? एकात्मक शासन में, व नियंत्रण स्थापन किया जा सकता है। और इसके लिए बहुत से उदाहरण आगे हमें देने पड़ेंगे। राज्यों का संघ है, और भारत की जो संघवाद की अवधारणा है वो जड़ या यांत्रिक न होकर गतिशील एवं प्रासंगिक है। ये आगे स्पष्ट होगा अनुच्छेद 3 से, 4 से, 2 से, संविधान का भाग 11, ये सब स्पष्ट करते हैं कि यह एक गतिशील अवधारणा है, जिसमें ये दिखाया गया है, शक्तियों के विभाजन में ये अभिव्यक्त हुआ है कि भारत की जो अवधारणा है, भारतीय जो संघ राज्य की, यूनियन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा है, वो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहेगी जैसी परिस्थितियों की आवश्यकता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आरएस परीक्षा के संबंध में कि अधिनियम 1935 में जो कैबिनेट मिशन है उसने भारतीय संघ की अवधारणा को
फेडरेशन के रूप में स्थापित करने की कल्पना की थी, लेकिन बाद में वो अभिव्यक्त हुई किस रूप में? यूनियन के रूप में। क्योंकि 1935 के अधिनियम में जो उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दो संविधान सभा जैसी स्थितियां बन रही थी, पाकिस्तान को साथ में जोड़े रखने के लिए 1935 के अधिनियम में, और साथ ही जो रियासतें थी उनको अधिक स्वायत्तता देने के चक्कर में फेडरेशन जैसी स्थिति की बात की गई थी। लेकिन जैसे ही भारत ने माउंटबेटन योजना के बाद में स्वतंत्रता प्राप्त की, भारत ने स्वतंत्र रूप से अपना संविधान निर्माण किया, तो उसमें यह टर्म यूज किया गया। तो ये परिवर्तन कैसे आया, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक थी राज्यों के संघ की बात। अब हमने देखा कि अनुच्छेद 1 में क्या क्या लिखा हुआ था। एक तो था राज्यों का संघ, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब उसका राज्य क्षेत्र क्या है उस पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 का क्लोज 2 क्या कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। तो भारत के राज्य क्या होंगे और उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा, जो कि पहली अनुसूची में दिया गया है, वो सभी क्षेत्र इसमें शामिल होगा। संविधान की पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। अनुच्छेद 1 का क्लोज 3 बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें शामिल होंगी। क्या क्या? एक तो राज्य, जो वर्तमान में 28 है अनुच्छेद पहली अनुसूची में। अनुच्छेद 1 का क्लोज 3 बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी में क्या क्या शामिल होगा। अनुच्छेद 1 में क्या क्या था? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। नाम तो उसका भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिस पे हम चर्चा कर चुके। उसके राज्य क्षेत्र में 28 राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जो कि वर्तमान में कितने हैं? 8, जिनको हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं। और राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत के हिस्से में नहीं थे, लेकिन भविष्य में उन्हें संधि द्वारा, उपहार द्वारा कैसे भी भारत में शामिल किया जा सकता था। उनके लिए भी ये विकल्प रखा गया था। जैसे पुडुचेरी पुर्तगालियों का शासन था, ये भारत का अंग बना बाद में। तो ऐसे क्षेत्र जो है वो अर्जित किए जाएं। ये तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा? भारत का राज्य क्षेत्र। राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, इन्हें ही कहा जाएगा भारत का राज्य क्षेत्र। तो हमने चर्चा की अनुच्छेद 1 के संबंध।